रिकॉर्डिंग पहुंचता है? अच्छा, आपकी तरफ फोन नहीं आता है, लेकिन आप लोग जैसे ईमेल आईडी से ही लॉगिन हो रहे हैं तो आपके ईमेल में भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, बट स्टिल कोई इशू नहीं। कल के एक लेक्चर का मुझे लिंक शेयर करना है बच्चों से, और आज के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है। फाइन, सो दैट recording has already started. Let us start with the present this today's lecture. कल हम लोगों ने लैडर नेटवर्क पढ़ा था। लैडर नेटवर्क से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दिया था, एक एग्जांपल लिया था। लैडर नेटवर्क में हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर की थी। लैडर नेटवर्क का मतलब ही ये होता है कि लैडर, इट इज जस्ट लाइक अ लैडर। लैडर में आप स्टेप्स ऐड कर सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका लैडर नेटवर्क रहेगा। ये स्टेप्स आपने देखा होगा, कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर का गाड़ी जब निकलता है तो उस वक्त जो उन लोगों को किसी एक हाइट पे चढ़ना है, या इवन आपने देखा होगा कि फ्यूज कॉल सेंटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो फ्यूज कॉल सेंटर ऑपरेट होता है, फ्यूज कॉल सेंटर से जो ऑपरेटर्स ब्रेकडाउन के लिए निकलते हैं, तो उनके पास एक व्हीकल होता है और व्हीकल में उनके पास एक सीढ़ी होता है जिसको हम कहते हैं लैडर। अब हाइट के हिसाब से वो लैडर की हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी एक पोल पे उनको चढ़ना है, किसी लाइन के ऊपर उनको चढ़ना है, किसी ट्री को उनको काटना है, तो उस हिसाब से लैडर का हाइट वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं लैडर, लैडर मीन्स द इंक्रीज और द एडिशन ऑफ द स्टेप्स और द डिलीशन ऑफ द स्टेप्स। So that is basically is called as ladder. अब वही लैडर का कंसेप्ट हमारे नेटवर्क में है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में है या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में है। ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में, एक है स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग, और उसी कैटेगरीज को हम कहते हैं लैडर नेटवर्क। अब उन लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 पैरामीटर्स है सिंपल, एक है इम्पीडेंस, दूसरा एडमिटेंस। या आप कह सकते हो कि हमारे पास 3 बेसिक पैरामीटर्स है, एक है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आपका जैसे कल मैंने आपको कहा था कि सीरीज में होता है, और कैपेसिटेंस जो है वो आपका शंट कनेक्टेड यानी पैरेलल कनेक्टेड होता है। तो आप लोगों को अब तक तो समझ में आ चुका है कि शंट यानी क्या होता है। शंट मींस द पैरेलल कनेक्शन। जैसे वोल्ट मीटर आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, एमीटर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, उसी तरीके से यहां पर आपका इंपीडेंस में R और L ये सीरीज में कनेक्ट होता है, और कैपेसिटर आपका पैरेलल यानी वोल्ट मीटर की तरीके से पैरेलल कनेक्ट होता है। इस वजह से कैपेसिटर को शंट कनेक्शन कहा जाता है। कैपेसिटर, ये टर्मिनोलॉजी, इट इज जनरली मेजर्ड इन बिटवीन लाइन एंड से ग्राउंड, और इट इज इन बिटवीन लाइन एंड लाइन, और इट मे बी इन बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल। तो आप लोग पावर सिस्टम 1 जो आपके 5th सेम में सब्जेक्ट है, नेक्स्ट और सेम में रहेगा सब्जेक्ट, उसमें आप लोग ये पढ़ोगे शंट कैपेसिटेंस एंड सीरीज कैपेसिटेंस। तो ये शंट और सीरीज कैपेसिटेंस, ये टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान में रखना, ये आपका पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज आती है। अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको ये जो नेटवर्क हमारा डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं लैडर नेटवर्क, तो ये लैडर नेटवर्क को सॉल्व कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स कैसे फाइंड करने हैं, उससे रिलेटेड आपके फंक्शंस कैसे डेवलप होंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे आपके लैडर नेटवर्क में। यानी जनरल फॉर्म ऑफ लैडर नेटवर्क कंसीडर करते हुए उनके न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग वो पैरामीटर्स, वो फंक्शंस हम लोग फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन। तो कल के क्लास में आप लोगों को मैंने ये स्टेप्स बताए थे। ये स्टेप्स के हिसाब से आप लोगों का एक लैडर नेटवर्क हम लोगों ने कंसीडर किया है, जहां पर 4 इंपीडेंस कनेक्टेड है, Z1, Z2, Z3, Z4। Z2, Z4 आपके शंट कनेक्टेड है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटर। Z1, Z3 आपके सीरीज कनेक्टेड है, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। यहां पर हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क फिर से कंसीडर कर रहे हैं। ये लैडर नेटवर्क होने के बाद भी आपके पास 2 पोर्ट रहेगा। 2 पोर्ट का मतलब एक रहेगा आपका इनपुट पोर्ट और दूसरा रहेगा आउटपुट पोर्ट। सो इनपुट पोर्ट 11' के हिसाब से V1 और I1 कनेक्टेड है, और आउटपुट पोर्ट V2 है, लेकिन ये आउटपुट पोर्ट आपका ओपन सर्किट है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शंस में आपका आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट ही रहेगा। अगर वो ओपन सर्किट है यहाँ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। अगर लोड कनेक्टेड नहीं है, इट मींस द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्ट
from this particular port is equal to 0. अब ये पहला टर्मिनोलॉजी आपका हो जाता है कि ये I2 is equal to 0 and rest of the parameters are operated from the input side, that is input port side. So the driving side is basically the V1 I1 side, that is 1 1 dash, whereas on the output port side that V2 is present but I2 is equal to 0. Now let us start with this side. अगर आपके पास V1 और I1 है तो I1 ये आपका Z1 से पास होते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगा. This particular point is named as node A. This I1 get divided into two currents. One is referred as IA, which follows Z2. Another is IB, which follows Z3. This IB current passes through Z3 up to another point. This particular point is another junction referred as node B. This particular node is experiencing one more current which is incoming from 2 side, that is 2 2 dash output port side. But this current is equal to 0 and therefore the same current IB follows Z4. So you can see that IB is not only passing through Z3, it also passes through Z4. Now in this case there are 3 loops, 1, 2 and 3. Yes, this particular loop is open circuit loop. Therefore you can say the amount of voltage which appears between 2 2 dash, that is V2, is same will appear between or across Z4. So Z4 के across का जो voltage है जिसको हमने नाम दिया है VB, that VB is same as V2. So you can see for loop 3 that VB is equal to V2. Now after this we have to follow certain steps. First, the Ohm's law is written. The current which passes through this particular impedance Z2 as well as the current IB which passes through Z4 can be written as, from using Ohm's law, by using Ohm's law, IA is equal to VA, as VA is the node voltage. VA is the node voltage. Therefore that current is equal to voltage upon impedance. So IA is equal to V upon Z2. Similar way, IB is equal to VB upon Z4. But as we have known, VB is equal to V2, therefore V2 upon Z4. After writing these two equations from Ohm's, you have to follow the steps. And as I told you in yesterday's class, if you have a 3 loop, you have to follow KVL, KCL, KVL. If you have 4 steps, 4 loops, you have to follow 4 steps, KVL, KCL, KVL, KCL. If you have 5 loops, you have to follow 5 steps, KVL, KCL, KVL, KCL, KVL. Generally, the numericals are asked only on 3 loops. So it means you have to follow only 3 steps. You have to write these 5 equations. अगर आप KVL लगाते हो तो KVL आप लोग शुरू करोगे from the rightmost part of the circuit. That is loop 2. This is your loop 2. यहाँ पर आपको KVL लगाना है. अब loop 2 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है एक वोल्टेज है potential across this Z2. Another is the potential across Z3 and third is the potential across Z4. Potential across Z2 is VA. Potential across Z3 is unknown, but that can be found by writing expression IB into Z3. So voltage drop across Z3 is IB into Z3. It is nothing but IB into Z3. Potential drop across Z2 is VA, which is considered. So VA IB into Z3 is the potential drop across Z3, and potential drop across Z4 it is VB. Potential drop across Z4 is VB. So the expression can be written as VA is equal to IB Z3 plus VB. So we are simply writing the relationship between the 3 voltages which appears across Z2, Z3 and Z4. बहुत सिंपल तरीका है. यहाँ पर आप सिर्फ वोल्टेज का एडिशन शो कर रहे हो. सिर्फ इतना हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है कि the direction, the orientation of this loop is clockwise. So with respect to that, this VA is the voltage drop across Z2, IB Z3 is the potential drop across Z3, and VB is the potential drop across Z4. So therefore we are getting this particular expression, and after that again we are putting VB equal to V2. So this is what the expression for VA. जैसे आप KVL अप्लाई करते हो, अगर ये 3 लूप है तो आपको आपका नेक्स्ट स्टेप में KCL अप्लाई करना है. तो जैसे आपने देखा कि ये KCL आप नोड A पर लगा रहे हैं, KCL एट नोड B लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से आने वाला करंट I2 ऑलरेडी आपका 0 है. तो
IB ये Z3 से पास होते हुए Z4 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको KCL लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर लूप में KVL लगा दिया, तो यहाँ पर आपको KCL लगाना, और KCL के हिसाब से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। जो इनकमिंग करंट है वो I1 है, और जो दो करंट्स आपके आउटगोइंग है उस नोड से वो है I और IB। तो आपने लिखा यहाँ पर I1 इक्वल टू I प्लस IB। अब आप क्या करोगे, IA का एक्सप्रेशन यहाँ से लोगे, IB का यहाँ से लोगे, और यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, जैसे आपने लूप 2 में KVL लगाया था उसी तरीके से लूप 1 में भी KVL लगाना है। और यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि दैट V1 इज ऑल्सो इक्वल टू VA, जैसे आपने कहा है V2 इज इक्वल टू VB। Likewise, you cannot say V1 is also equal to VA. The reason is Z1 is present in between that. तो आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि V1 is not equal to VA because in between that you have a drop, voltage drop of I1 into Z1. तो जैसे आपने VA का एक्सप्रेशन लिखा था, VA is not equal to VB, when between you have a IB into Z3. Similar way, V1 and VA both are not equal. In between you have a voltage drop of I1 into Z1. ओके, सो यहां तक हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। यहां तक कोई अगर सवाल होगा आपके पास, सो यू कैन आस्क मी। यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन हैव एनी डाउट, सिली डाउट, you are free to ask me. Just tell other students to join class. Still the class is open. I will not mind if the students are joining now. The only thing is I need the attendance of students in my classroom. Okay, anyone, any question? अगर आप कहो कि सर रिपीट कर दे तो भी हम लोग समझ सकते हैं that I have to repeat. Sir, it is simple KVL KCL ना? हाँ, it is simply KVL KCL, बहुत बड़ी बात नहीं है। Okay, so let us start with the सर हम क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं ना, ये रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, आप लोग आपके स्टेप्स यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली मुझे फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ये स्टेप्स बताने के पीछे पर्पस ये है ताकि सब लोगों को स्टेप्स पता रहे और उन्हीं स्टेप्स को वो फॉलो करें। आप लोग यहाँ पर सिंपली KVL KCL यूज कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो दो लूप्स में मैंने KVL अप्लाई किया और इस पर्टिकुलर नोड पे मैंने KCL अप्लाई किया। मोटा मोटी देखा जाए तो स्टेप्स बताने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जब वैल्यूअर उस पेपर को इवेल्युएट करेगा, अगर सपोज गार्डगे है यानी मैं हूँ, तो मेरे लिए ये 3 स्टेप्स मायने रखते हैं। ये मैंने 3 स्टेप्स बच्चों को बताए हैं और मेरे बच्चों ने ये 3 स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पेपर मेरे बच्चों का है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ये स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें ताकि इवैल्यूएशन एक आसान रहे। फाइनल आंसर अगर आपका गलत हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास स्टेप्स है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से हिमांशु की तरफ से हमेशा सवाल एक का आता रहता है इसी रिलेटेड कि क्या हम लोग अपनी मेथड यूज कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम लोग कई बार किचन में दाल बनाते हैं। दाल बनाने की जो प्रक्रिया है वो कई अलग अलग तरीके की। जैसे जस्ट इन केस महाराष्ट्र में दाल थोड़ा एक अलग बनता है, किसी और स्टेट में दाल बनाने की प्रक्रिया विधि अलग होगी। इवन महाराष्ट्र में भी कई घरों में दाल बनाने का विधि अलग अलग है। जैसे मैं एक तरीके का दाल खाता हूँ तो वो एक बनेगी, किसी और घर में किसी और तरीके की बनती होगी। लेकिन अगर मेरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उसी चीज को पसंद करते हैं तो इसका मतलब वही प्रक्रिया मेरे घर में यूज होगी और 5 लोगों को या 6 लोगों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोगों को वो एक प्रक्रिया पसंद आएगी। तो अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 यानी 58 है। तो जो स्टेप्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया
वो अगर वो फॉलो करते हैं, इसका मतलब मेरे 58 स्टूडेंट्स के स्टेप्स वही स्टेप्स वो लोग यूज करेंगे यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ताकि पता चले, आइडेंटिफाई कर सके भैया ये हमारे स्टूडेंट्स है। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको जो मेथड यूज करना है आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CRSRC is still expecting more students to join to this particular class. ओके फाइन। कल का एक पहले मैं आंसर फट से दे देता हूं आप लोगों को, जो कल न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया, आपको होमवर्क के लिए दिया था। कल का न्यूमेरिकल आपका विंटर 17 समर 17 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन था आपका फाइंड आउट द करंट ट्रांसफर रेशियो, दैट इज ऑब्टेन द करंट ट्रांसफर रेशियो। तो करंट ट्रांसफर रेशियो इज represented as alpha 1 2 and its answer is C2 upon C1 plus C2 plus C1 C2 into S. This is what my answer. If you find something else you can tell me. Okay, now आपको और एक न्यूमेरिकल उसी पर्टिकुलर वन पोर्ट नेटवर्क से सॉल्व करना है। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल होमवर्क रहेगा। मिताली, होमवर्क देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, जान दो, ये आपने दो न्यूमेरिकल्स भी अगर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। लेट अस स्टार्ट विद द लैडर नेटवर्क। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वाज आस्क्ड इन विंटर 14। ये पूछा गया था विंटर 14 में और इसका वेटेज है 7 मार्क्स। ओके, सो द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, कैलकुलेट paper and paper. So, calculate driving point impedance comma voltage transfer function and impedance transfer function for the given ladder network. ओके, सो जैसे आपको एग्जाम पेपर में ये वर्ड दिख जाएगा। अच्छा, ये पर्टिकुलर सवाल आपको पूछा गया क्वेश्चन 9B में। ये आपको सवाल पूछा गया है विंटर 14 क्वेश्चन 9B फॉर 7 मार्क्स। ये ध्यान में रखें कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में ये यूनिट 5 से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक रहेगा आपका वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क, दूसरा रहेगा लैडर नेटवर्क और तीसरा रहेगा पोल जीरो। वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क, वन पोर्ट एंड टू पोर्ट नेटवर्क, लैडर नेटवर्क एंड पोल एंड जीरो। तो अगर आपको सवाल पूछा गया है वन पोर्ट के ऊपर तो हो सकता है कि टू पोर्ट नेटवर्क भी पूछा जाए, लैडर नेटवर्क तो डेफिनेटली वहां पर रहेगा, और तीसरा सवाल, चौथा जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो आपका पोल्स एंड जीरोस के ऊपर एक सवाल रहेगा। चलो, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ द circuit is very simple.
Here. Then on this side, given parameters V1 I1, this is 1 Henry. ये है आपका 1 हेनरी। This is also 1 Henry, 1 Farad, 1 Farad. I2 equal to 0. So this is your given network. Immediately आप सबसे पहले इस नेटवर्क को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडक्टर, ये आप लोग जानते हो, L इंटू एस। अब L का वैल्यू है यहाँ पर 1 हेनरी, इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हेनरी इज S। वही वैल्यू आपको रिपीट करनी है दूसरे इंडक्टर के लिए। Laplace transform of capacitor is 1 upon CS. So 1 upon CS, यानी कैपेसिटर का वैल्यू 1 फैराड, तो यहां पर आएगा आपका 1 upon S। यही वैल्यू आपको रिपीट करनी है दूसरे कैपेसिटर के लिए। अब यहां पर है आपका पास V2, यहां पर है आपने जो दिया हुआ वोल्टेज है V1, और यहां का करंट है I1। यहां पर मैं S नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब S नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज योर V1 ऑफ S, दिस इज I1 ऑफ S, दिस इज V2 ऑफ S। ओके ओके, नाउ अब इसके बाद वाला प्रोसेस क्या रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड लाइक what is next process, next step? Yes, can anyone tell me what should I do now? We have to find Z11 now. So V1 upon I1 करेक्ट है। अच्छा, हिमांशु को मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा कि जो मैंने अभी इसके पहले V1S upon I1S। हाँ नहीं, सुनो ना, सबसे पहले यहाँ पर आपने जैसे ये पैरामीटर्स जो आपको दिए थे सर्किट में वो आपने कर लिए। इमीडिएट इसको आपको जो मैंने नाम दिया था लैडर नेटवर्क में वो नाम देना है। ये है आपका नोड A, ये है आपका नोड B। इस नोड का पोटेंशियल रहेगा VA with respect to the ground terminal, definitely this one। उसके बाद यहां का पोटेंशियल रहेगा VB with respect to the same ground terminal। I1 आपका ये करंट है जो नोड A पे डिवाइड हो रहा है, तो यहां का करंट रहेगा आपका IA, यहां का करंट रहेगा IB। इसको हमने IB नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहां से आने वाला करंट इस नोड पे I2 0 है, तो IB करंट आपका इंडक्टर S से पास होते हुए इस पॉइंट पर आएगा। यहां पर IB प्लस 0 होगा तो आपको मिलेगा सिर्फ IB जो आपका पास होगा कैपेसिटर से। तो इसका मतलब करंट थ्रू इंडक्टर S एंड कैपेसिटर 1/S इज IB विच इज सेम। इमीडिएटली आप लोग यहां पर पहला स्टेप यानी पहला पॉइंट लिखोगे दैट VB इज इक्वल टू V2, क्योंकि लैडर नेटवर्क में हम लोगों ने वही देखा था। उसके बाद आप यहां पर अप्लाई करोगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से आपको लिखनी है दो इक्वेशंस। पहला इक्वेशन आपका रहेगा IA, और IA का इक्वेशन आप लिखोगे VA अपॉन, बराबर है, आपने यहां क्या लिखा है
आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन Z2, यानी ये वाला आई इक्वल टू वी अपॉन Z2, यहां पर आएगा वी ए अपॉन Z2, यानी Z2 का वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन S, 1/s. सो इट इज इक्वल टू व्हाट, S इंटू वी ए, S इंटू वी ए। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1। आप फिर से एक बार ओम्स लॉ अप्लाई करोगे और आईबी का इक्वेशन लिखोगे, यानी आपने जो दो करंट्स यहां पर आइडेंटिफाई किए हैं वो आप इस आईबी का इक्वेशन नहीं लिख रहे हो, ध्यान में रखें। आप लोग ये आईबी का इक्वेशन लिख सकते हो, तो वो इक्वेशन होगा वी ए माइनस वीबी अपॉन एस, तो वो उस कंफ्यूजन में हमें रहना ही नहीं है। वो हम लोग केवीएल के टर्म्स में जब लोग इक्वेशन लिखेंगे तो आपको केवीएल में वही इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग आईबी का इक्वेशन लिख रहे हो यहां पर, आईबी का यहां का इक्वेशन आपका रहेगा ओम्स लॉ से, मैं फिर से वही लॉ यूज कर रहा हूं, वीबी अपॉन आपका क्या था, Z4 था, वीबी अपॉन Z4 था, और Z4 यानी ये इंपीडेंस, यहां पर आपको मिलेगा वीबी अपॉन 1 अपॉन S, फिर से वही, इसका मतलब S इंटू VB, बट व्हाट इज VB, VB इज इक्वल टू V2, VB is equal to V2, so therefore this is your expression 2. All of you please write down these two equations. जैसे आपके ये दो इक्वेशंस हो जाते हैं, इन दो इक्वेशंस के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप्स आपके शुरू होंगे, स्टेप 1 2 3, केवीएल केसीएल केवीएल। यहां पर भी आपको वही चीज करना है, केवीएल। तो केवीएल आपका यहां पर अप्लाई होगा लूप 2 में, केसीएल आपका नोड ए पे अप्लाई होगा, और फिर केवीएल आप लूप 1 में अप्लाई करोगे। जिन लोगों को सही से दिख रहा है, काइंडली राइट दीज टर्मिनोलॉजीज। ओके स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? कोई मुझे अनम्यूट करके प्लीज बताए, कोई नॉइस, कोई डिस्टरबेंस? यस प्रॉपर वॉइस है मेरा, आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर ओके चलो। सो अब पहला स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। यहां पर मेरे पास स्पेस कम है, ओके आई विल डू वन थिंग, एक अच्छा करते हैं।
Okay, so let us start with this. अब now I am going to apply step 1. तो step 1 के हिसाब से आपको KVL अप्लाई करना है. सो KVL टू लूप 2. अब लूप 2 में KVL अप्लाई करते वक्त आपको क्या मिलता है कि वोल्टेज अक्रॉस दिस ये आपके पास है. सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स आपको मालूम है तो वो हमने लिख लिया VA इज इक्वल टू VB. ये ध्यान में रखिए कि यहाँ का ओरिएंटेशन हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे KVL अप्लाई करते वक्त, और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के हिसाब से हमें वो इक्वेशंस मिलते जाते हैं. ये तो इनफैक्ट आप लोगों को अभी आदत हो गई होगी. VA इक्वल टू VB प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो होगा आपका IB इंटू S. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस S इंडक्टर इज IB इंटू S. ओके, अब आप क्या करोगे, आपके पास IB का वैल्यू है, IB का वैल्यू है S इंटू V2, बराबर. सो एंड VB इज इक्वल टू V2, ये आपके पास लिखा हुआ. सो VB को मैं रिप्लेस कर रहा हूं V2 से, और IB का वैल्यू यहां पर मैं पुटअप कर रहा हूं जो है S इंटू V2 मल्टीप्लाइड बाय S. सो व्हाट आई गेट इज, ये आप ध्यान में रखें, V2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ V2 कॉमन है, V2 प्रेजेंट है, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस S स्क्वायर इंटू V2. सो दिस इज माई एक्सप्रेशन नंबर 3. ओके, यहां तक कोई दिक्कत? आप समझ लीजिए, मैं टाइम आपको लिखने को दे दूंगा. ओके, उसके बाद स्टेप 2 आपको अप्लाई करना है KCL. KCL आप कहां अप्लाई करोगे, नोड A पर. KCL आप अप्लाई करोगे नोड A पर. तो बताइए नोड A पर KCL इक्वेशन क्या होगा? अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं. I1 इक्वल्स टू IA प्लस IB. वेरी गुड. अब आपके पास IA और IB का वैल्यूज है. I का वैल्यू है आपके पास S इंटू VA, और IB का है आपके पास S इंटू V2. ओके, उसके बाद यहां पर रुकना नहीं है आपको. VA का वैल्यू आपका इक्वेशन 3 से आ चुका है, 1 प्लस S स्क्वायर इंटू V2. सो S आपका वैसे ही रहेगा, मुझे सिर्फ VA का वैल्यू पुटअप करना है, तो वो है 1 प्लस S स्क्वायर इंटू V2 प्लस S इंटू V2. ओके, अब यहां पर थोड़े और स्टेप्स आपको ऐड करने होंगे. इंप्लाइज, क्या आप सब लोग देख सकते हो यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब यहां पर आपका फिर से V2 कॉमन आ रहा है, या अगर आपको लगे तो SV2 भी आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, सो बताइए SV2 अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको? SV2 अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस S स्क्वायर प्लस 1. इसका मतलब यहां का 1 और यहां का 1 मेरा हो जाएगा 2. तो मैं कैसे लिखता हूं, देखिए ध्यान से. S स्क्वायर प्लस 2 इंटू S मैं पहले लिख रहा हूं और V2 मैं बाद में लिख रहा हूं. तो मैंने कॉमन टर्म्स कौन से निकाले, S V2, ये दोनों टर्म्स मैंने कॉमन निकाले. मुझे मिला 1 प्लस S स्क्वायर प्लस 1, यहां पर बच गया मेरे पास 1. सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. So how I'm writing? I'm just writing S into S square plus 2 into V2. So this is my equation number 4. Okay? या तो हो गया आपका स्टेप 2. जल्दी लिख लीजिए, फास्ट.
ओके, होपफुली सब लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, इस स्लाइड में जगह नहीं तो आई एम टेकिंग नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा स्टेप नंबर 3, जहां पर मुझे केवीएल अप्लाई करना है। और केवीएल मुझे, जैसे मैंने लूप 2 में केवीएल लगाया था, अब मुझे लूप 1 में लगाना है। लूप 1 में लगाते वक्त मेरे पास ओरिएंटेशन मुझे कंसीडर करना है, तो ओरिएंटेशन में फिर से यहां पर क्लॉकवाइज ले रहा हूं। दिस इज द ओरिएंटेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। यहां पर मुझे एक वोल्टेज मिल रहा है V1, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप मुझे लेना होगा S इंटू I1, और तीसरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर विच इज VA। तो इसका मतलब मुझे ये 3 पैरामीटर्स को रिलेट करना है, V1, वोल्टेज अक्रॉस S एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो स्टेप नंबर 3, KVL Ako pardon tinanggal. लूप 1 और KVL इन लूप 1 मिलेगा आपको। V1 इज इक्वल टू, यहां का करंट है I1 इंटू एस, यानी वो वोल्टेज ड्रॉप है, सो I1 इंटू एस प्लस VA। ओके, अब आपको क्या करना है, Kasi dapat अब आपको I1 और VA ये दोनों की वैल्यूज उसमें पुट अप करनी है। तो I1 का वैल्यू मेरा इक्वेशन 4 से आ चुका है, S इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। तो I1 का वैल्यू S इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 बराबर इंटू V2। ठीक है, ये सिर्फ I1 का वैल्यू हुआ, इंटू S, क्योंकि ये S प्रेजेंट है मेरा, यहां पर S आपका आ गया। मैंने I1 की वैल्यू फिर से एक बार देखे पुट अप किया इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 में I1 का वैल्यू है S इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू V2। तो सेम वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, S इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू V2 मल्टीप्लाइड बाय दिस S प्लस VA। अब VA का वैल्यू मेरा कहां पर है देखते हैं। VA का वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन 3 में 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू V2। सो 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू V2, ये मैंने इक्वेशन 3 से लिखा। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। ओके, अब इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूं। मेरे पास V2 कॉमन है यहां पर, सो V2 सेम है, सो V2 मैं कॉमन निकालता हूं। सो एम्प्लाइज आई कैन राइट एज V1 इज इक्वल टू, ओके, अब यह है आपका S और यह है S, बन जाएगा आपका एस स्क्वायर। ब्रैकेट में ऑलरेडी आपके पास है एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, V2 मैंने कॉमन निकाला, इसलिए व्हाट आई एम गेटिंग इज इन ब्रैकेट 1 प्लस एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूं विच इज मल्टीप्लाइड बाय V2, इट इज इक्वल टू, अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। यहां पर आपको मिलेगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस रेज टू पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर मुझे ये ब्रैकेट इससे काम चल सकता है, मल्टीप्लाइड बाय V2 implies फाइनल V1 इज इक्वल टू एस रेज टू पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 1 into V2. So this is now equation number 5. S raised to power 4 3s square plus 1 into V2 is equation number 5. हो गया, that's all. सिंपली आपको ये 3 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं, इक्वेशन 3, 4, 5। यहां तक लिख ले जल्दी।
यहां तक लिखना हो गया सबका? ओके, नाउ आपको पूछा गया पहला पॉइंट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, या फिर पहला पॉइंट क्या पूछा है आपको? यस, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। तो ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस का मतलब क्या हुआ? जिस साइड से वो, यस, सो इट इज ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस इज इक्वल टू Z11। व्हाट इज Z11? जैसे हिमांशु ने कहा था, इट इज V1 अपॉन I1। तो क्या आपके पास V1 का इक्वेशन है और क्या आपके पास I1 का इक्वेशन है? यस, आपके पास है V1 और I1 के इक्वेशन। V1 I1 दोनों टर्मिनोलॉजीज एक ही इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल अलग अलग इक्वेशंस है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि नाउ यू हैव टू यूज इक्वेशन 3, 4 एंड 5 टू गेट द आंसर्स। सो Z11 V1 अपॉन I1, V1 का टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रहा है इक्वेशन 5 में, और I1 का टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रहा है इक्वेशन 4 में। सो यहां पर इक्वेशन 5 पुट अप करें। सब लोग लिख रहे हैं होपफुली, बिकॉज द न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। और यही मेथड अगर आप लोग पहले 1 पोर्ट 2 पोर्ट नेटवर्क में भी यूज करते हैं तो आप लोगों को फाइनल आंसर्स मिलना तय है। V2 आपका कैंसिल हो रहा है, so therefore you are getting this answer. This is your Z11. ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा है वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। अब वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है, वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? V2 अपॉन V1। वेरी गुड। सो V2 अपॉन V1, 2 आपका आउटपुट है, 1 आपका इनपुट है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन G12। अब इक्वेशन 5 को देखें। इक्वेशन 5 से आपको ये G12 मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? V2 अपॉन V1, तो ये V2 अपॉन V1 यहां पर अवेलेबल है। सो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? दैट्स ऑल। जैसे आपने वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन लिखा, वैसे ही आप लोग इंपीडेंस ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो। फंक्शन का मतलब हुआ अ पैरामीटर ऑपरेटर विच रिलेट्स आउटपुट पोर्ट विद द इनपुट पोर्ट, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इंपीडेंस का मतलब हुआ आपका वोल्टेज अपॉन करंट। सब लोगों को दिख रहा है? इंपीडेंस ट्रांसफर फंक्शन, इंपीडेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, इंपीडेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज है आपका, फंक्शन होने की वजह से, ट्रांसफर फंक्शन होने की वजह से V2 रहेगा और करंट I1 रहेगा। सो आपको ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जो आपका V2 अपॉन I1 से रिलेट कर सके, एंड आई थिंक दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, और इसका नाम रहेगा आपका 2 है आपका आउटपुट, 1 है इनपुट, तो इट इज, और इंपीडेंस है तो Z इंपीडेंस 1 2 इनपुट एंड आउटपुट इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आपको क्या दिखता है? इट इज I1 इक्वल टू दिस। सो आपको मिलेगा 1 अपॉन S इंटू S स्क्वायर प्लस 2, और इसका मतलब ये है आपका 1 अपॉन S क्यूब प्लस 2S, 1 प्लस
1 upon s cube plus 2s. Okay, all of you have done with this particular numerical? Do anyone have any query? Okay, students, tomorrow in our department we have a mini project Viva. So therefore, as I have to conduct the Viva of the third year students, which are working under me and as well as to the other faculty members. So it is scheduled at 11 and 12, and tomorrow I do have a lecture at 11 and 12 in your class only. So I think I had to change my timetable a little bit. Can you join at 9 o'clock? Is it possible for you people to join at 9 o'clock? I can take one lecture at 9. I just ask Kano sir to, if he agrees, he can agrees to change his timing. Then I can take 9 to 11. Then 11 o'clock sir will take. The lecture, last lecture will be from 11 to 12. Okay, so that particular change in time and the lecture will be indicated in your class. The only thing is I have to ask you whether is it possible for you to join at 9. Fine. So tomorrow, all of you please join at least for Aneka first class at 9. Okay, 9 o'clock. I am expecting all the students are joining at 9. Then if sir agrees to change the timing, then I'll continue with the same lecture from 10 to 11. 11 o'clock, Kano sir will take his lecture. Otherwise, accordingly, I'll communicate with you related to tomorrow's timetable. You don't worry. Okay. Okay. Fine. Now just give me your attendance. Sharwari, wala hai de. Mobile page dete. Okay, give me your attendance. Roll number 1 to 5. Who all are there? Roll number 1. Roll number 2. Hmm. Roll number 3. Hmm. Roll number 4. Hmm. 5. Hmm. Roll number 6 to 10. Roll number 6. Roll number 7. Hmm. Roll number 9. Hmm. Number 10. Hmm. 11 to 15. 11. Hmm. 12. Hmm. 13. Hmm. 14. Hmm. 15. Hmm. 16 to 20. 16. Hmm. 17. Hmm. 18. Hmm.
19. 20. 20. Okay. 21 to 25. 21. Roll number 22. 23. Roll number 26 to 30. 26. 27. 28. Okay. Roll number 31 to 35. 31. 32. 33. 35. 36 to 40. 38. 39. 40 present, sir. 41. Okay. Roll number. हाँ. 41. 40 Then- present, sir. हाँ बेटा लगा दिया अटेंडेंस. 42. Then 42. then 43. then 44. then 45, sir. then 46. then 46 to 50 में कोई और है? ओके. रोल नंबर 51 to 55. Sir, roll number 53. Then 53 present, sir. ओके लगा दिया. Then okay 56 to 58. 56. Okay. 57. Okay. Then 58. ठीक. और कोई बाकी है जिसका अटेंडेंस लगना बाकी है? Okay, thank you so much, guys. You can join next lecture. I told her that the students are joining 5 minutes late. Sir, 24 is present. Okay.